एक सुंदर गीत है जिसका अर्थ समझने का प्रयास करिए। मन रे तू काहे न दीर्घ रे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे। इस जीवन की चढ़ती दलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे। इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न दीर्घ रे। आज फादर्स डे है। कृपेश भाई ने सावरिया जी का जिक्र किया। मैं भी आज यही सोच रहा था कि सब फादर्स डे तो मनाते हैं, पर जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो तो गॉड फादर होते हैं, फादर्स के भी फादर होते हैं। क्योंकि फादर जो होता है ये तो अपने बच्चों का जो है लालन पालन वगैरह करता है, पर जो आत्मा का लालन पालन जो है वो सामान्य फादर नहीं कर सकता। इसलिए वो तो गॉड फादर होता है, स्पिरिचुअल गुरु होता है, वही कर सकता है। और सावरिया जी ने यही काम पूरी जिंदगी किया है। हालांकि गुरु तो वो बने नहीं थे किसी के, न उनको गुरु बनने की इच्छा थी, फिर भी जिस तरह उन्होंने जिया और सबको मार्गदर्शन दिया, बहुत सारों को कई प्रकार की मदद की, तो एक
गॉडफादर के रूप में ही वो आए थे और उन्होंने हमें सब ज्ञान दिया। आज हम जो किताब पढ़ रहे हैं इनर डिसिप्लिन, वो भी उन्होंने जो लिखा था, ज्ञान दिया हमें, उसके ऊपर ही हम पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं और किताब द्वारा हम हमें समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर में हम कौन हैं, क्या है और हम किस तरह हमारा विकास, आंतरिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि तावरिया जी कहते थे कि भाई मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपना खुद का विकास करे और दूसरों को भी विकास के अंदर मदद करे। तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जैसे जैसे हमारे हमारे अंदर समझ आती है, हमारे अंदर ज्ञान आता है, तो हम दूसरों को भी मदद करें और अपना भी विकास करें। तो ये एक परंपरा इस तरह परापूर्व से चली आई है, इसका हमें पालन करना है। तो इनर डिसिप्लिन हम पढ़ रहे थे चैप्टर 16 में, जो टाइप्स ऑफ इमोशंस और एंड देयर मैकेनिज्म का। उसमें लास्ट टाइम हमने देखा था सेक्शन, ब्रेन के जो सेक्शंस होते हैं उसके बारे में। फिर से ये बात एक खास समझ लेनी ज़रूरी है कि हम ब्रेन को एक मास के रूप में, एक पूरा एक जैसे कि एक मास होता है, जत्था होता है, इस तरह ब्रेन को मानते हैं। पर इसके अलग अलग फंक्शन के हिसाब से तावरिया जी ने उसके 4 विभाग किए हैं और उसको सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 1 ऑफ द ब्रेन एंड माइंड, इस तरह चारों को ब्रेन और माइंड के से उन्होंने नाम देके ये समझाया है। और जो हम ये पूरी चर्चा कितने दिनों से कर रहे हैं IESM की, वो सेक्शन 1 की सब बात है। तो वो हम इतने समय से करते आए हैं। सेक्शन 1 के अंदर जो 4 केंद्र है IESM, और IESM के अंदर सेक्शन 1 के अंदर ये 4 केंद्रों की जो इंटेंसिटी है उसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लास्ट टाइम भी हमने देखा था। तो ये चारों ब्रेन के सेक्शन क्या है वो हमें खास समझ लेना ज़रूरी है, ताकि वो, क्योंकि वो फंक्शनल है। तो इस तरह हम फिर समझ सकते हैं कि भाई हमारा अभी कौन सा ब्रेन काम कर रहा है। जैसे कि हम अभी पढ़ते सुनते हैं, तो हमारा ये सेक्शन 1 जो है IESM केंद्र है, उसके द्वारा हम ये सब समझने का प्रयत्न करते हैं। जब मेडिटेशन वगैरह करते रियल सेंस में, तब सेक्शन 2 का कुछ पार्ट और सेक्शन 3, 4 का भी पार्ट का हमें उपयोग करना पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर ये सेक्शन 2, 3 और 4 जो है वो खास डेवलप हुए नहीं हैं। तो हम तो जो कुछ करेंगे, इवन मेडिटेशन करेंगे, सत्संग करेंगे, सब सेक्शन 1 से करते हैं। तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सेक्शन 1 का काम तो खाली कुछ चीज़ें समझना होता है। वो कोई न कंसंट्रेशन कर सकता है, न मेडिटेशन कर सकता है। फिर भी कभी कभार हम उससे ही सेक्शन 1 से ये काम लेते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और लोग समझते भी नहीं हैं। जो लोग मेडिटेशन की शिविर में जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, उनको वहाँ भी ये सेक्शन 1 से ध्यान करने बैठ जाते हैं, परिणाम कुछ नहीं आता। तो ये अंदर के कौन से ब्रेन का कब उपयोग करना है ये हमें सीखना पड़ता है। और जिस तरह साधना आगे करते जाते हैं, साथ करके 3 स्टेप, रिफाइनिंग और फेज वगैरह, तो उससे अंदर के जो ये अलग अलग सेक्शन है ब्रेन के, वो डेवलप होते जाते हैं। तो हमारा काम तो पहले यही है कि 3 स्टेप, रिफाइनिंग वगैरह पूरे ढंग से, पूरा दिल से करें, ताकि अंदर के जो ब्रेन के सेक्शन है वो अपने आप में डेवलप हो। और वो फिर अपने आप में जब काम करेंगे तो फिर हम आसानी से और चीज़ें भी, स्पिरिचुअल चीज़ें भी कर पाएंगे, धारणा ध्यान समाधि भी कर पाएंगे। तो ये खास समझना है। अब आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 87, इनर डिसिप्लिन। द सेक्शन 2, सेक्शन 1 की बात यहाँ हो गई, अभी सेक्शन 2 की बात वो कर रहा है। सेक्शन 2 ऑफ द ग्रे मैटर हैज ऑल्सो सच ए सेंटर दैट डिकोड्स ऑल केमिकल इम्पल्सिस रिसीव्ड। अब ये सेक्शन 2 क्या है और वो क्या करता है? केमिकल इम्पल्स। तो सेक्शन 2 क्या है पहले ये समझना है।
तो 4 केंद्र IESM जो है, इंटेलेक्चुअल, इमोशन, सेक्स एंड मूविंग। अब 5वां केंद्र कौन सा है? इंस्टिंक्टिव। तो 5वां केंद्र जो है वो सेक्शन 2 के अंदर आता है। और इंस्टिंक्टिव का काम क्या है? पूरी हमारी जो बॉडीज की जो सिस्टम्स है, रेस्पिरेटिव सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्यूलर सिस्टम, ये सब सिस्टम को ठीक ठाक रखने का, उसको मेंटेन करने का, बॉडी को, सेल्स को रिपेयर करने का, ये सब पूरा जिम्मेदारी जो है ये इंस्टिंक्टिव सेंटर के ऊपर आती है। इसीलिए ये सेक्शन 2 के अंदर है। सेक्शन 2 में डायरेक्ट व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। IESM केंद्रों में तो हम अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये विचार किया, वो विचार किया, ये किया। पर ये जो सेक्शन 2 का जो ये 5वां केंद्र है, इंस्टिंक्टिव, वो भगवान ने ऐसा रखा है कि डायरेक्ट इसके अंदर व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बॉडी का एक लाइफ जो है, हमारी लाइफ सर्वाइवल का एक प्रश्न होता है। अगर इंसान इसमें भी छेड़छाड़ करने लगेगा तो फिर सर्वाइवल में या बॉडी का जो हेल्थ है उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये भगवान ने इस तरह इसको रखा है। अब केमिकल इम्पल्स यहाँ रखा है क्योंकि मैंने अभी बताया, इस तरह जो सिस्टम जो है उसके अंदर ये जो इम्पल्स उसके आते हैं वो क्या है कि बॉडी के अंदर से ही उसके आते हैं। जैसे कि सर्कुलेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो उससे भी इम्पल्स बनते हैं। डाइजेशन होता है, अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं, इन सब से एक इम्पल्स बनते रहते हैं और वो डिकोड होते रहते हैं हमेशा। तो ये सेक्शन 2 के अंदर इसीलिए केमिकल इम्पल्सिव कहा गया है, क्योंकि वो सिस्टम से आ रहा है इसीलिए। और उसको भी डिकोड तो होना है, डिकोड होते हैं और फिर उसमें से इंटेंसिटी बनती है। द सेक्शन 3 of the gray matter has also such a center that decodes solar and interplanetary coded impulses received. अब तीसरा तो उसे भी थोड़ा और गहरा है और एडवांस है। तो वो क्या करता है कि जो सोलार सिस्टम है और इंटरप्लेनेटरी जो है, हमारे अंदर जो ग्रह है, ये सब 9 ग्रह जो है, वहाँ से भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंसेस आती रहती है, इम्पल्सिस आते रहते हैं। तो उनको डिकोड करना और उसमें से कुछ समझना या एनर्जी बनाना भी है। पर उन्होंने जैसे बताया है कि भाई सेक्शन ये 2, 3, 4, खास करके 3 और 4 तो सामान्य व्यक्ति के अंदर काम ही नहीं कर रहा है। तो हम अभी सोलार या प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस जो है वो खास इसके इम्पल्स खास करके नहीं ले पा रहे हैं। The section 4 of the gray matter has also such a center that decodes cosmic and galaxial impulses received. अभी वो तो एकदम दूर से जो आ रहा है, कॉस्मिक, जो ब्रह्मांड के अंदर से जो कोई इम्पल्सिस आ रहा है, दूर से सितारों से, गैलेक्सियों से, वहाँ से जो कोई इम्पल्सिस आ रहा है वो रिसीव करने का काम जो है वो सेक्शन 4 का है, ब्रेन का। However, if these sections are not fully developed, these impulses are not registered, just as defective ears or vocal cord do not register and translate certain impulses. तो एक जो बहरा आदमी होता है उसके आवाज़ तो जाती है पर वो इम्पल्स ब्रेन के अंदर रजिस्टर नहीं होते, तो उसका वो क्या शब्द है उसका ट्रांसलेशन वहाँ नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो है ये 2, 3, 4 सेक्शन जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। तो खास करके 3 और 4, तो जो हमारे अंदर जो ये दूर से जो इम्पल्सिस आते हैं सोलार सिस्टम से, प्लेनेट से या फिर गैलेक्सीज वगैरह से दूर से जो आते हैं इम्पल्स, वो आते तो है पर हम उसको रजिस्टर नहीं कर सकते और उसमें से कुछ हम समझ नहीं सकते हैं। तो ये योग जब आगे योग में जब व्यक्ति एडवांस रूप में आगे जाता है, एडवांस साधना होती है, तो ये ब्रेन काम करने लगते हैं, तब ये इन्फ्लुएंस और इम्पल्सिस जो है वो आदमी रजिस्टर कर सकता है और वहाँ का भी ज्ञान ले सकता है कि कौन सी ग्रह कहाँ है, कौन सा प्लेनेट कहाँ है या कौन से स्टार्स वगैरह कहाँ हैं, वो सब भी ज्ञान मिलता रहता है। नोट: at each decoding the resultant intensity moves vertically in the one center for each center or horizontally from center to center. This movement is in the same grade, that is only plus or only minus intensity.
अब आपको जरा चार्ट देख के ये समझना पड़ेगा कि भाई एक चार्ट होता है इंटेंसिटी का, कोई भी केंद्र है, इंटेलेक्चुअल सेंटर है, तो इसके अंदर किस तरह इंटेंसिटी बनती है उसका यहाँ अभी ये थोड़ा टेक्निकल वर्णन कर रहा है कि एक जो चार्ट है हमारा आईएसएम केंद्र का चार्ट है इस तरह का, उसके अंदर जो इमोशनल सेंटर जो है उसके अंदर वर्टिकली ये इस तरह का है, और उसके अंदर जो मूवमेंट होती है ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, जिस तरह का ये अपनी इंटेंसिटी बनती है। मानो कि +2000 बन गई इंटेंसिटी, तो वो जो है ऊपर की ओर जाएगा, वर्टिकली ऊपर की ओर इंटेंसिटी ऊपर की ओर जाएगी। फिर थोड़ी मानो कि वही सेंटर के अंदर कम हुई, 1500 हुई, 1000 हुई, 700 हुई, तो वो नीचे आएगी। फिर कुछ अच्छा विचार आया और कोई इंटेंसिटी और ज़्यादा बन गई, तो फिर 12 से बनी, तो फिर ऊपर। तो ये स्लाइडिंग जैसा है, ऊपर नीचे। जैसे हम एक बैरोमीटर होता है या जो ब्लड प्रेशर मापने का जो साधन होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा जो मर्क्यूरी होता है वो कैसे ऊपर नीचे होता है। इसी तरह ये हमारी जो इंटेंसिटी बनती है वो तो फटाफट बनती है, हम जानते हैं 1 सेकंड में 120 बार विचार इम्पल्स आते हैं, उसमें से कुछ विचार बनते हैं। तो डिकोडिंग तो बहुत फास्ट होता है, तो हर समय ऊपर नीचे जब एक ही केंद्र के अंदर वो काम करते रही है तो ऊपर नीचे जाती है, प्लस होता है या माइनस, दोनों रूप में वो ऊपर नीचे जाती रहती है। In each center, when it has to move from more to less or from less to more intensity of the same grade, either only plus or only minus, then it will simply slide up and down like mercury in a barometer. तो जैसे हमने अभी बात की इस तरह ऊपर नीचे, जैसे कि अभी प्लस ही हो रही है 1200, 1500, 1000 जो भी है, तो ऊपर नीचे वो इस तरह क्योंकि प्लस हो रही है और एक ही केंद्र के अंदर हो रही है, तो इस तरह ऊपर नीचे होती रहेगी। ये अलग अलग एग्जाम्पल से यहाँ समझाते हैं, ये समझना जरूरी है कि इंटेंसिटी किस तरह हमारे सेंटरों में बनती है। इन केस इफ इट हैज टू जंप फ्रॉम माइनस टू प्लस और फ्रॉम प्लस टू माइनस, देन it necessarily has to come to zero first. Example, if the resultant has to go from plus 1000 to plus 1500 or to plus 500, it will accordingly slide up or down. तो ये जैसे हमने अभी आगे देखा इस तरह, अगर सब प्लस के अंदर ही है और एक ही केंद्र के अंदर है तो वो ऊपर नीचे जाती रहेगी। पर अगर वो प्लस है उसमें से वो माइनस बन जाती है, अभी 1000 प्लस थी उसमें से -700 हो गई एक ही केंद्र के अंदर, तो फिर क्या होगा? इफ इट हैज टू गो फ्रॉम -1000 टू प्लस 1500 और टू प्लस 500, in that case it will go to 0 from -1000 and then rise to 500 or 1500। तो अभी जब भी वो प्लस में से माइनस या माइनस में से प्लस उसका बनना होता है तो उसको 0 जाना पड़ता है, पहले नीचे जाएगी एकदम 0 तक जाएगी। अभी -1000 है तो उसको प्लस 1000 करना है, तो क्या करेंगे, वो माइनस में से स्लाइड वाइज नीचे जाएगी स्लाइडिंग से, और फिर ऊपर प्लस के अंदर ऊपर आएगी 1000 तक या जो भी फिगर होगा वो। तो इस तरह ये जो प्लस में से माइनस या माइनस में से प्लस जब बनती है तब उसको 0 में आना पड़ता है। अदरवाइज खाली प्लस है या खाली माइनस है तो वो ऊपर नीचे वही उसमें ही ऊपर नीचे रहती चलती रहेगी। However, if it has to go to -1000 emotional from 1000 minus intellectual, then it will move horizontally. अब हमने देखा था कि वर्टिकली जैसे वो बैरोमीटर में होता है ना, मर्क्यूरी इस तरह ऊपर नीचे होती थी। अब क्या हो रहा है कि वर्टिकली जाएगी, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर है, उसके बाजू में इमोशनल सेंटर है, तो अभी एक सेंटर से दूसरे सेंटर में उसको जाना है तो उसको हॉराइजॉन्टली जाना पड़ेगा। However, if it has to go to -1000 emotional
from minus 1000 intellectual, then it will move horizontally. Likewise, if it is minus 1000 intellectual to minus 1000 emotional, तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कोई भी सेंटर में से या इंटेलेक्चुअल से इमोशन में या इमोशनल से इंटेलेक्चुअल में जाना होगा तो वो उसको इस तरह हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा. If it is minus 1000 intellectual and has to go to minus 2000 emotional, it will move horizontally from 1000 intellectual to 1000 minus 1000 emotional and then rise vertically to minus 2000 emotional. अब ये मानो कि इंटेलेक्चुअल के अंदर minus 1000 है और इमोशनल के अंदर minus 2000 है, तो ये तो थोड़ा ऊपर का स्केल हो गया ना. तो पहले क्या कर होगा कि माइनस इंटेलेक्चुअल से हॉरिजॉन्टल माइनस इमोशनल के अंदर जाएगा, इंटेलेक्चुअल से इमोशन के अंदर जाएगा, पर सेम इसके अंदर सेम जो रेंज होगी उसके अंदर जाएगी. और फिर उसको ऊपर उठना है या नीचे उठना है, फिर वहाँ वो स्लाइडिंग की तरह ऊपर नीचे जाएगी. तो माइनस अगर 2000 है तो फिर माइनस 1000 से ऊपर 2000 इमोशंस में जाएगी. तो ये किस तरह ये इंटेंसिटी हमारी बनती रहती है, यहाँ इसका एक आइडिया दिया है. सडन चेंज टू हाई माइनस टू हाई प्लस एंड वाइस वर्सा गिव्स ए ग्रेट शॉक टू द बॉडी. अभी कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभार एकदम अगर हाई माइनस से हाई प्लस में जाती है या फिर हाई प्लस होता है और इसमें से एकदम हाई माइनस में चली जाती है, तो एक बॉडी को झटका लगता है, शॉक लगता है, एक बॉडी एक ये हो जाता है, हिल जाता है. ग्रेट नॉइज और सरप्राइज मूव सडनली रिमूव्स अस विदिन फ्रॉम विच एवर वी आर एंड टेक्स अस हाई अप माइनस और डाउन माइनस इन द इमोशनल एंड और मूविंग. तो अगर एकदम जोर से कोई आवाज़ आए, जैसे कि एकदम कोई प्लेन एकदम बहुत आवाज़ करते निकल गया या कोई और तरह का ये हुआ, कोई सरप्राइज चीज़ बन गई, तो क्या होगा कि एकदम ये जो है वो इंटेंसिटी एकदम हाई प्लस होगी तो हाई माइनस में चली जाएगी, इस तरह का होगा. तो और ये इमोशन सेंटर और मूविंग सेंटर के अंदर खास करके होता है. अब जैसे कि मानो कि एक पार्टी चल रही है, सब कोई खुश है, तो हाई प्लस इंटेंसिटी यहाँ होगी मानिए. अब कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ आया किसी का डेथ का, एक्सीडेंट का ये पार्टी के अंदर, तो सब ये न्यूज़ जैसे ही आएगा तो सब लोग एकदम शॉक में आ जाएंगे. तो जो हाई प्लस इंटेंसिटी थी वहाँ से एकदम शॉक में वो हाई माइनस के अंदर चली जाएगी. तो ऐसा होगा तो बॉडी को एकदम शॉक लगेगा. तो हम देखते हैं कि कभी ऐसे समाचार आते हैं तो कई लोगों को तकलीफ होती है, बीमार जैसे हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, घबरा जाते हैं, श्वास फूल जाती है, कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है. तो ये सब होता है जब शॉकिंग न्यूज़ इस तरह के आते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इंटेंसिटी जो है एकदम डाउन हो जाती है और वो बॉडी के ऊपर इस तरह की नेगेटिव इफेक्ट छोड़ जाती है. सेल्डम डज इट हैपन दैट ऑल द सेंटर्स सडनली फॉल टू जीरो साइमल्टेनियसली, बट व्हेनेवर इट हैपन्स इट इज ए सडन फाइनल एंड. तो कभी कभार ही ऐसा होता है, ज़्यादातर तो कभी होता ही नहीं ऐसा कि सब सेंटर के अंदर जीरो के अंदर चली जाए, पर कभी ऐसा हुआ कि सब के अंदर जैसे एकदम बहुत बड़ा शॉक लगा और चारों केंद्र के अंदर सब नीचे बैठ गई, जीरो के ऊपर आ गई, इंटेंसिटी एकदम डाउन हो गई, तो मृत्यु हो सकती है. पर वो बहुत हार्डली, बहुत कम केसेस के अंदर बनता है, पर बन सकता है इस तरह भी. If we could see the movement up and down, coiled and horizontal, we find the movement serpentine. तो अभी एक मानो कि एक बड़ा बोर्ड है और डिजिटल उसके अंदर कुछ चहल पहल है और चारों केंद्र है और उसमें आप डिजिटली देखते हैं किस तरह की ये ऊपर नीचे हो रहा है या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली. तो आपको ऐसा जैसे कॉयल की तरह वो लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा या फिर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह ऐसा लगेगा.
और इसकी कुल मिला के आप इफेक्ट देखोगे जैसे सरपेंटाइन, मतलब कि एक सांप की कैसी गति होती है, इस तरह की आप गति को ये देख सकोगे। अगर आप मानो कल्पना करो कि डिजिटली ऐसा कुछ है, चारों केंद्र के अंदर ऊपर नीचे सब हो रहा है, साइड वाइज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप एक जैसे सर्प कैसे ऐसे 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 चलता रहता है, इस तरह की आप मूवमेंट उसमें महसूस कर सकते हैं। द एंशियंट सेजेस with their molecular and electronic vision show all this internal movement of the intensity in each center or from center to center as play of qualities of sattva rajas and tamas। तो ये हमारे ये कोई कल्पना नहीं है, ये जो सब ये इंटेंसिटी चार्ट जो बनाया हुआ है, हालांकि हम अभी ये फिगर के रूप में समझते हैं, पर ये ऋषि मुनियों के जमाने से है और उन्होंने इसका एक विजन उन्होंने अपने आप में मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर से देखा था, सूक्ष्म स्तर से देखा था, और तब उसको पता चला था कि ये सत्व रजस तमस, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो है वही सत्व है, इमोशनल है वो रजस है, और सेक्स सेंटर है वही तमस है। तो ये प्राचीन भाषा जो थी वो सत्व रजस तमस की थी। यहाँ तावरिया जी ने उसको जरा और समझाने के लिए और ये फिगर वगैरह देके समझाने के लिए थोड़ा ये भाषा का उसमें यहाँ परिवर्तन किया है। और ये हम देखेंगे गीता से लेके हर जगह पर ये क्वालिटीज, ये जो खेल है, मतलब कि पूरा जीवन क्या है, हम संतों की वाणी भी सुनते हैं तो उसके अंदर भी क्या आता है कि भाई पूरा जो जीवन है वो गुणों का खेल ही है, एक प्ले ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सत्व रजस तमस। तो तीनों गुण जो है, क्योंकि ऐसे भी देखेंगे हम कि ये या फिर इंटेलेक्चुअल इमोशनल सेक्स दृष्टि से देखो या फिर सत्व रजस तमस की दृष्टि से देखो, बात एक ही है। तो हम देखते हैं कि अभी हमें सत्व का विचार आया, बाद में रजोगुण का आएगा, फिर तमोगुण का आएगा, सत्व आएगा, उसमें से फिर इमोशनल होगा, मतलब कि रजस होगा तो उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, हर एक के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो इस तरह के हम हमारे अंदर भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये कौन सा अभी गुण वाला विचार चल रहा है, ये सत्व गुण वाला विचार है या ये तमोगुण वाला विचार है, ये रजोगुण है तो रजोगुण में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन तरह का हम ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। तो ये सत्व रजस तमस बेसिक फंडामेंटल है, ये जीवन की पूरी जो है समझो कि पूरा जीवन जो है ये इन तीनों के ऊपर ही रहता है, और हर समय हमारे अंदर जो विचार चलते रहते हैं ये तीनों के आधारित है। मतलब डिकोडिंग ऐसा होता है कि जिससे सत्व रजस तमस ये निकलता रहता है। और जैसे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी बात करते हैं कि भाई लास्ट में मरते समय हमारी इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके मुताबिक हमें नया जन्म भी मिलता है, और मतलब कि हम प्लस में है या माइनस में है, घाटा में है या कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो पुरानी भाषा में समझे तो भाई आदमी मरता है तो उस समय वो सत्व गुण लेकर जा रहा है या फिर उसके पूरी जिंदगी रजस और तमस में ही निकाली है, किस तरह की वो जो उसकी फाइनल स्थिति जो बनेगी उसका जाने का समय, तो वो अगर सत्व का उसका ज़्यादा बैलेंस में होगा तो कुछ और ही परिणाम आएगा, और रजस तमस में ही पूरा जीवन निकाला है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरह की बनी होगी, और उसका जो अगला जन्म या अगली यात्रा जो है वो इस तरह बनेगी। तो ये प्राचीन भाषा से समझिए या ये तावरिया जी की भाषा से समझिए, बात ये एक ही है। लेट अस एग्जामिन द इंटेलेक्चुअल सेंटर। अब इंटेलेक्चुअल सेंटर में क्या हो रहा है जरा उसकी बात करते हैं। सपोज फॉर एवरेज थिंकिंग द इंटेंसिटी इज 1, therefore when the intensity falls to 0 it would be clouded, and when it rises to 2 it would be original and intense like that of the genius। तो यहाँ अभी एक फिगर से 0, 1 और 2 इस तरह के 3 फिगर से एक स्थिति को समझाने का प्रयत्न किया है इंटेलेक्चुअल में। तो एक व्यक्ति, हम जो सामान्य रूप में जो हमारी विचार प्रक्रिया दिन भर में चलती रहती है, एक नॉर्मल विचार प्रक्रिया, उसमें कोई खास ना कोई इंटेंसिटी खास कोई इंटेंसिटी है ना कोई खास वेराइटी है, तो इस तरह जो होता है उसके अंदर इसको एक 1 फॉर एग्जांपल उसको 1 कहा है। अब ये इंटेंसिटी इतनी भी नहीं रहती है, इतना जो विचार हम जो नॉर्मल कर रहे हैं इससे भी कम हो जाती है किसी कारण,
जैसे हम बीमार होते हैं तो एकदम विचार इंटेंसिटी वगैरह एकदम कम हो जाती है। तो ये तब वो जीरो बन गई, मानो कि एक है वो नॉर्मल है, जीरो है वो एबनॉर्मल हो गई, और जो दो होगी तो वो जरा और ऊपर की होगी, जैसे कि जीनियस व्यक्ति, कोई बौद्धिक व्यक्ति है, मौलिक व्यक्ति है, उसके अंदर जो है वो मानो कि दो उसका फिगर दिया है कि दो की जो इंटेंसिटी है उसमें ऐसा, मतलब डिफरेंस जो है इतना सूक्ष्म है कि खाली जीरो, एक से जीरो जाता है तो एकदम नीचे चली जाती है, और एक से दो होता है तो आदमी सामान्य से एकदम जीनियस हो जाता है। इफ इट ड्रॉप्स to -1 और -2 इट will बी नेगेटिव एंड क्रिमिनल रिस्पेक्टिवली। और वो अगर माइनस में ही नीचे जाती है तो एक और दो में नीचे माइनस में जाती है तो वो व्यक्ति नेगेटिव होगी, और दो तक नीचे जाएगी तो वो फिर क्रिमिनल, वो गुनहगार जैसी हो जाएगी। पॉजिटिव इज कंस्ट्रक्टिव एंड नेगेटिव इज डिस्ट्रक्टिव। However, in this center, the average intensity of thought is 10 lakh positive and it can rise to 20 lakh positive maximum। ये तो हम आगे भी समझ चुके हैं, हर बार ये आता है कि जो बेसिक जो है वो उन्होंने जो ये काउंट किया है 248 तक, 2482 को जो रेशियो है या 5221 का रेशियो है, उसमें बेसिक जो लिया हुआ है वो क्या है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर में बेसिक जो है 10 लाख है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसका 20 लाख प्लस और माइनस हो सकता है। तो इसके हिसाब से निकला 2, इंटेलेक्चुअल को हम 2 कहते हैं, तो इस तरह 2 निकला। ऑन द अदर हैंड इट कैन सिंक टू -10 लाख नेगेटिव और -20 लाख नेगेटिव मैक्सिमम। तो जिस तरह प्लस में जैसे होता है 10 से 20 हुआ प्लस में हुआ, और इस तरह यहाँ नेगेटिव में भी 10 से 20 हुआ 20 लाख तक का, और वो माइनस के अंदर। तो फिर यही बात हुई कि -2000 या +2000, इसमें से 2 निकला। वी हैव टेकन इन द इंटेंसिटी चार्ट 1/1000 ऑफ दिस एक्चुअल, दैट इज 10 लाख अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1000 एज एवरेज प्लस और पॉजिटिव, and the maximum reaching to 2000 plus and then going down to -1000 for negative to -2000 माइनस और नेगेटिव। तो ये जो बेसिक जो उन्होंने एक ये लिया है 10 लाख का, इन शॉर्ट उसमें से हमें गिनना है, क्योंकि 10 लाख इतना बड़ा फिगर है कि ये बार बार इसका जिक्र करना, इससे बात करना बहुत मुश्किल होता है। 10 लाख और 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख हो गया। तो इन्होंने फिर क्या किया कि भाई उसके में से सब और जो जीरो थे निकाल दिए, खाली 2000 रखा। तो 2000 इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर मैक्सिमम इंटेंसिटी 2000 तक बन सकती है, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में है, इतना ही समझना है। In comparison and based on this same proportion, we arrive at the average intensity in other centers in a human being. That is, in the emotional center, the average intensity is double that of the intellectual. That is +2000 going as high as +4000. तो अभी इमोशनल सेंटर की इस तरह बात कर रहे हैं। तो इमोशनल सेंटर के अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल से डबल है। तो मानो कि अभी इंटेलेक्चुअल में हमने 2000 सेट कर दिया, तो उससे डबल 2000 से 4000 तक की इसमें माइनस या प्लस इमोशनल सेंटर के अंदर। तो आप ये पूरा जो चार्ट पीछे देखोगे, बुक के पीछे दिया है, तो उसमें ये सब आप देखोगे कि प्लस इमोशनल सेंटर खोलोगे तो जो एकदम ऊपर आएगा तो वो प्लस और -4000 लिखा होगा, और उसके सामने उसका जो है एट्रीब्यूट लिखा होगा कि भाई उसके गुण क्या है, पॉजिटिव गुण क्या है और नेगेटिव गुण क्या है। मतलब कि -4000 है तो क्या नेगेटिव चीज आपको हो सकती है, क्या रोग हो सकता है, और जो पॉजिटिव है +4000 होता है तो उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, ये इसके अंदर बताया गया है। ये चार्ट का आपको स्टडी करना पड़ेगा। In sex center, the average intensity is 4 times that of the intellectual, that is +2000 going as high as +8000 and going down to -2000 to
8000। तो इंटेलेक्चुअल से 4 गुना सेक्स के अंदर है, मतलब कि हमारे जो अंदर सत्वगुण है उससे 4 गुना हमारे अंदर तमोगुण है और 2 गुना हमारे अंदर रजोगुण है। और उसकी इंटेंसिटी हम जानते हैं कि 8000 है, क्योंकि हमने 248 लिया है, 2482। तो यहाँ 8000 का 8 हो गया, तो 8000 माइनस या प्लस सेक्स सेंटर के अंदर हो सकता है। अब मूविंग सेंटर है, उसके अंदर जो है था जरा अलग ढंग से, एक तो उसमें माइनस इंटेंसिटी नहीं बनती है और उसकी जो एवरेज जो है वो 750 से चालू होती है। द मूविंग सेंटर है द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ प्लस 750 एंड द मैक्सिमम इट कैन रीच इज टू प्लस 2000। तो 2482 के अंदर भी 2 तो है, तो क्योंकि प्लस 2000 इसके अंदर है, माइनस तो उसके अंदर है नहीं, और एवरेज जो उसकी है वो 750 है। अभी एक ब्रेक आ सकता है। The instinctive center is not considered here because a normal person has no control over it and it is a world by itself and should not be considered till we are well past the critical certain stage। तो यहाँ जो हमने आगे भी देखा था कि इंस्टिंक्टिव सेंटर जो है वो यहाँ इसमें गिनती नहीं लेते हैं, ये चारों केंद्र की यहाँ बात होती है। हालांकि इंस्टिंक्टिव सेंटर की अपनी कोई इंटेंसिटी भी बनती होगी, उसका जो डिकोडिंग होता होगा, तो उसके जो है वो जब तक ये क्रिटिकल सर्टेन स्टेज हम पास नहीं कर लेते तब तक उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल चीज है, बायोलॉजिकल काम करना इसके अंदर होता है। तो जरा भी गड़बड़ हो जाती है तो कुछ बड़ी बीमारी आ सकती है, या यहाँ तक गलत कुछ करते हैं तो डेथ भी हो सकता है। इसीलिए ये प्रत्याहार के स्टेज से पहले इसके ऊपर काम किया नहीं जाता है, और हम कर भी नहीं सकते हैं नॉर्मल कोर्स के अंदर। और कोई कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि कई लोग योग की जटिल क्रिया प्रक्रिया करते रहते हैं तो उसको फिर इसका परिणाम भी ऐसा भुगतना पड़ता है। तो ये सब पूरा जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए गुरु के सानिध्य में या गुरु ने जो किताबें पुस्तकों में जो लिखा है इस तरह ही करना चाहिए। उलट पुलट कुछ कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो सेक्स सेंटर के लिए कोई कोटेशन किसी का है वो दिया हुआ है कि सेक्स सेंटर में किस तरह जो 4 टाइम हम कहते हैं तो वो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक कोटेशन है, वन ऑफ द फर्स्ट 4 सेल्स ऑफ द बॉडी इज रिटार्टेड एंड लेटर दिस रिटार्टेड सेल divide and redivides the same as other cells, but all of its descendants become sex cells and go into the organism or go into the organization of the sexual mechanism। तो जब जब बॉडी बनता है हमारे अंदर, एक बच्चा जब कंसेप्शन होता है और उसके बाद में जो सेल्स बनते हैं, पहला जो सेल्स बनता है वो जो सेल्स होता है वो चारों में से जो एक सेंटर है वो उसको सेक्स सेल उसको कहते हैं, और वो थोड़ा मंद होता है, रिटार्डेड होता है, थोड़ा सा मंद होता है, और उसके अंदर डिवीजन पड़ते रहते हैं, मतलब 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, इस तरह सेल्स का डिवीजन पड़ता रहता है और उसका ग्रोथ बना रहता है। तो ये जो इसमें से इस तरह के जो रिटार्डेड सेल में से 4 में से जो एक सेल है जो थोड़ा रिटार्डेड है वो उसके अंदर से जो और बनते गए जो डिसेंडेंट में जो फिर आगे आया वो सेक्स सेल्स के रूप में आया। और उसमें से जो सेक्सुअल जो मैकेनिज्म है हमारा, जब पूरा फिजिकल और अंदर के पूरे हिसाब से वो जो मैकेनिज्म जो डेवलप हुआ, जो रचना हुई, वो सब ये सेक्स सेल्स जो बने उसके हिसाब से मेल फीमेल और उसके ऑर्गन्स वगैरह जो कुछ बना वो ये जो सेक्स सेल्स जो थे उसके मुताबिक बना थे। Thus we might say that 1/4 of the tremendous potential creativity power
stored within the fertilized ovum is later released as sex energy. तो ये जो कंसेप्शन के बाद में जो ओवम जो बनता है स्त्री के अंदर एक, और वो जब फर्टिलाइज होता है तो उसके अंदर बहुत सारी 1/4 एनर्जी, मतलब कि वो जो शुरुआत से ही वो ये जो चौथा सेल था इसकी ये सब एनर्जी आ रही, तो वो पोटेंशियली ज़्यादा क्रिएटिव उसके अंदर पावर्स पड़े हुए होते हैं और आगे जाके वो सेक्स एनर्जी के रूप में वो रिलीज होते हैं। ऐसा कोई किसी का कोटेशन है ये यहाँ तावर्जी ने लिया हुआ है। Therefore, we find that in the average human being, the highest intensity is in the sex center, followed by the emotional center. तो इसीलिए हम जानते हैं कि भाई सेक्स सेंटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए तो वो 8000 तक यहाँ दिया है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव भी बन सकती है, नेगेटिव है तो फिर वो नुकसानकारक हो सकती है। All life is colored by emotions, whether thinking, moving or sex. तो हमारे जो अंदर जो है वो इमोशनल सेंटर जो है उसके कलर ये दूसरे सेंटरों के ऊपर भी लगते रहते हैं, चाहे वो विचार का क्रिया है, सेक्स सेंटर है, इमोशंस का जो है रोल बहुत है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो विचार है उसके अंदर भी कुछ इमोशनल, हम जो विचार करते हैं या कुछ डिसाइड करते हैं वो भी थोड़ा इमोशनल पार्ट इसके अंदर भी घुस जाता है। और इमोशनल में इमोशंस तो है ही, और फिर जो सेक्स है सेक्स के अंदर भी इमोशंस घुस जाते हैं। इसी तरह हर जगह के ऊपर इमोशंस के कलर ये अलग अलग सेंटरों के अंदर भी आता रहता है। इट इज हाफ इन इंटेंसिटी टू सेक्स सेंटर एंड मर्सीफुली सो। तो ये जो इमोशनल सेंटर का हाफ है, मतलब कि 8000 जो है वो सेक्स सेंटर का है, तो खाली 4000 ही पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशनल सेंटर के अंदर दिया है, और वो मर्सीफुली है क्योंकि इससे ज्यादा अगर होता तो और गड़बड़ हो जाती, इतना है वो ठीक है। दो एट वन टाइम इन द वेरी डिस्टेंट पास इट वॉज एज हाई एज द सेक्स सेंटर and the intellectual center was very near zero in its intensity on the plus scale. तो ये तो अभी हम ये जो सब इंटेंसिटी की यहाँ बात हो रही है ये इवोल्यूशन की बात है। हम अब सब 4th सब स्टेज के अंदर हम आ चुके हैं, तो अभी हमारा इतना ग्रोथ हुआ है और अभी हमारा जो है ये रेशियो जो है वो 2482 का बना है। हालांकि कोई अच्छा नहीं है ह्यूमैनिटी के लिए, तो अच्छा है ही नहीं ये रेशियो, पर पहले तो उससे भी और गड़बड़ वाला था एकदम। आदि मानव काल के अंदर जो होगा तो उसके अंदर इमोशनल और सेक्स का इक्विवेलेंट था, और ये जो था वो जीरो, इंटेलेक्चुअल था वो जीरो था। तो ये जो 2482 का जो रेशियो है वो आज का रेशियो है, जो हमारी ह्यूमैनिटी जो अभी ये 4th सब स्टेज के अंदर है। ये सब आपको पर्पज ऑफ पर्सन डेथ में जानना चाहिए कि ये सब स्टेज क्या होता है, भूलोक के, भूलोक के, स्वलोक के, ये सब आप इंटेंट पर्पज में आप जान सकोगे। तो
ये जो है वो फोर्थ सब स्टेज भूलोक के सब स्टेज के अंदर, फोर्थ सब स्टेज के अंदर हम हैं। और वहाँ आज का ये हमारा 2482 का रेशियो है। पहले के समय के अंदर उससे भी अलग रेशियो था। उसके समय में इमोशनल और सेक्स सेंटर था, वो दोनों इक्वेलेंट थे, मतलब कि 8000 या जो उस समय में जिस तरह का होगा। और ये जो इंटेलेक्चुअल सेंटर था वो तो एकदम जीरो था, मतलब कुछ बौद्धिक विकास था ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि भाई आदि मानव के अंदर ऐसी स्थिति थी, आदि मानव के अंदर कोई बुद्धि बौद्धिक विकास था नहीं। और इमोशनल और सेक्स ये दोनों ही एकदम पुरजोश के अंदर ये दोनों रहते थे। ये यहाँ बात ये बताई हुई है। दिस इज द वर्क ऑफ इवोल्यूशन सो फार। तो ये इवोल्यूशन का वर्क है। नाउ लेट अस समराइज the intensity fluctuation on a very broad basis. Every time we talk of intensity, it is the intensity of the decoded thought in its pure motive state, and unless minus accompanies should be read as plus. तो ये जो है वो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जब इम्पल्स अंदर आता है और डिकोड होता है, उस समय जो डिकोडिंग के अंदर जो हुआ वो उसको प्योर मोटिव स्टेट कहते हैं। और ये बात हम आगे भी पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं कि जो हम काम करते हैं वो कंसिडर नहीं होता है, हमारे अंदर ये जो प्योर मोटिव स्टेट के अंदर क्या है वही कंसिडर होता है। मतलब कि जब प्योर मोटिव स्टेट के अंदर एक डिकोडिंग और इमोशनल सेंटर के अंदर हुआ और उसमें कुछ नेगेटिव बात डिकोडिंग हो रही है इमोशनल सेंटर के अंदर, पर वो व्यक्ति थोड़ा चालाक है, उसको छुपा के वो काम ऐसा करेगा जैसे पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है आदमी, और या फिर बात भी इस तरह की करेगा। तो वो जो कोई अच्छी बात कर रहा है या अच्छा दिखावा कर रहा है, उसका वो डिकोडिंग में इंटेंसिटी नहीं बनेगी। डिकोडिंग में इंटेंसिटी कौन सी बनेगी? वो प्योर मोटिव स्टेट के अंदर, मतलब जो मोमेंट के अंदर डिकोड हुआ था उस मोमेंट के अंदर क्या विचार था, उस मोमेंट के अंदर अगर नेगेटिव विचार था, दूसरे का कुछ खराब करने का विचार था, तो बस वहाँ वो जो है वहाँ उसकी इस तरह की माइनस इंटेंसिटी बन जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि कर्म के हिसाब से, कर्म मतलब फिजिकल कर्म के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। हम जो किताबों में पढ़ते हैं कि भाई हम अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पर अच्छा करेंगे उसके पीछे भी अच्छी भावना होनी चाहिए। खाली दिखावा के लिए कुछ अच्छा कर लिया उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ ये जो प्योर मोटिव स्टेट के अंदर तो कुछ और पड़ा है, यहाँ दिखावा के लिए हम कुछ और अच्छा कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं। कुदरत को हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे इंसानों को हम मूर्ख बना सकते हैं, शायद अपने आप को भी मूर्ख बना सकते हैं, पर भगवान को हम मूर्ख बना नहीं सकते हैं। तो वहाँ तो ये जो प्योर मोटिव स्टेट है वही वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा और इसके हिसाब से ही हमें इंटेंसिटी प्लस या माइनस की मिल जाएगी। अब चार्ट 1 के अंदर यहाँ जो क्या है वो एक कौन सी ये 2480 की जो इंटेंसिटी है 2000, 8000, 4000 वगैरह, इसकी बात यहाँ की गई है। वो तो थोड़ा सिंपल है, फिर भी जरा पढ़ लेते हैं। द इंटेलेक्चुअल सेंटर कुड बी बिटवीन 0 एंड -2000 in its own center without dominating or being dominated by other centers। तो अगर कोई सेंटर्स का दूसरे मानो कि इंटेलेक्चुअल सेंटर है, उसका प्रभाव कोई दूसरे सेंटर पर नहीं है या दूसरे सेंटर्स का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, तब उसकी जो इंटेंसिटी बनती है वो 0 से लेके -2000। इसी तरह प्लस के अंदर है कि यही चीज जो होती है, द इंटेलेक्चुअल सेंटर कुड बी बिटवीन 0 एंड +2000 in its own center without being dominated or dominating other center। तो इसी तरह जैसे -0 से माइनस इंटेलेक्चुअल में होती है, इसी तरह इंटेलेक्चुअल में 0 से प्लस भी हो सकती है। इसी तरह इमोशनल सेंटर के अंदर 0 से -4000 होती है और इमोशनल सेंटर के अंदर 0 से प्लस भी 4000 हो सकती है। और उस समय कोई और सेंटर का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है और ना कि वो दूसरे सेंटर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इसी तरह सेक्स सेंटर के अंदर 0 से +8000 होगी,
या 0 से -8000 होगी, और उस समय भी कोई और सेंटर्स का प्रभाव नहीं रहेगा। और मूविंग सेंटर के अंडर 0 and 750 इन इट्स ओन सेंटर विदाउट बीइंग डोमिनेटेड। तो ये जो 0 से 750 जो है, क्योंकि 750 एवरेज है इसीलिए यहाँ 750 लिया है, माइनस के बदले में जो है वो 750 है। और मूविंग सेंटर के अंदर कुड बी बिटवीन +750 एंड +2000 इन इट्स ओन सेंटर। तो वो जो प्लस में ज़्यादा से ज़्यादा उसका 2000 तक प्लस में जाएगा। और हमने आगे देखा कि उसके अंदर माइनस इंटेंसिटी मूविंग में बनती नहीं है, पर 750 उसकी होती है, वो एवरेज होती है। Such pure working of a single center normally does not exist। तो सामान्य रूप में जब इंटेंसिटी बनती है तो एक सेंटर में नहीं बनती है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि डिकोडिंग की प्रोसेस होगी तो एक साथ में 2 या 3 सेंटरों के अंदर भी हो सकती है, एक सेंटर अकेला काम नहीं करता है। Such pure working of a single center normally does not exist, in fact can never exist। इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर सेंटर्स ऑलवेज टेक्स प्लेस। तो 2 या उससे ज्यादा सेंटर्स एक साथ में यहाँ डिकोडिंग की प्रक्रिया के दौरान काम करते हैं। द सेंटर विथ ए हायर इंटेंसिटी डोमिनेट द अदर सेंटर्स एंड देयरफॉर इन दैट मोमेंट द अदर सेंटर्स आर डोमिनेटेड बाय दैट सेंटर। तो जिसकी हायर से इंटेंसिटी होती है वो नेचुरली दूसरे सेंटर्स के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, और वो सेंटर की जो इंटेंसिटी जो होती है वो काउंट होती है यहाँ। Each such decoding which produces a thought in the pure motive state will have a resultant intensity, that is the sum or resultant score of all the centers involved, 1 some being plus, second some being minus, third all being plus and fourth all being minus except moving। तो ये जो रिजल्टेंसिटी है हम अब तक में जानते हैं, बार बार बात हुई कि भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस तरह बनती है कि भाई कोई सेंटर में अंदर प्लस है, दूसरे में भी प्लस है, किसी में माइनस है, दूसरे में भी माइनस है। तो चारों केंद्र के अंदर जो होता है उसके रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। इसलिए यहाँ कहा है कि 4 सेंटर के अंदर जो होते हैं उसमें सम बीइंग प्लस, तो चारों में से 2 मानो की प्लस में है, या सम बीइंग माइनस तो कुछ 2 माइनस में है, या ऑल बीइंग प्लस तो चारों 4 प्लस के अंदर है या चारों 4 माइनस के अंदर है। इस तरह रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो बनती है वो इस तरह चारों सेंटरों का प्लस माइनस इस तरह देखा जाता है। सपोज द इंटेलेक्चुअल सेंटर रिसीव्स ए कोडेड इम्पल्स एंड सेंड्स ए कमांड to the other center or centers. If the intensity of the receiving center or centers were to be higher than the intensity of the intellectual center, then the now resultant intensity will be dominated by the receiving center। अब इंटेलेक्चुअल सेंटर मानो के एक कमांड दे रहा है, उसके अंदर एक कुछ इंटेंसिटी है और उसने एक कमांड दूसरे सेंटर्स को दिया है, मानो कि इमोशनल और सेक्स सेंटर्स को दिया। अब जो इमोशनल और सेक्स सेंटर्स जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है इंटेलेक्चुअल से, तो फिर क्या होगा कि ये जो इंटेलेक्चुअल सेंटर से जो कमांड आता है वो रिसीव नहीं करेंगे, पर अपना जो खुद का जो होगा वही वो उसको ही वो प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जिसके अंदर जो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है वही बाहर आएगी, न कि जिसका कम है वो। The outcome being that the command given by the intellectual center will not be carried out and the command issued by the other centers will instead be carried out। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर का इंटेंसिटी कम है और इमोशनल सेक्स की ज़्यादा हो गई है, तो इंटेलेक्चुअल सेंटर का कमांड को माना नहीं जाएगा, पर जो इमोशनल और सेक्स सेंटर की जो कमांड है उसको ही माना जाएगा। which may be quite the opposite of the command issued by the intellectual center।
दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन बाय वन सेंटर टू अनदर। तो इस तरह डोमिनेशन क्या होता है कि एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है, तो जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी है वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएंगे। नॉर्मल कोर्स में लाइफ में भी हम देखते हैं ना, कोई बलवान होता है और थोड़ा दूसरा कम बलवान होता है, तो बलवान होता है वो जरा ज़्यादा दादागिरी कर लेता है, वो हुक्म करता है जो कम बलवान होता है या कम शक्तिशाली होता है उसके ऊपर। तो ये जैसे हमारे लाइफ में हम देखते हैं, वही हम अंदर सेंटरों के अंदर भी इस तरह का ही कामकाज चलता रहता है। Normally, the intellectual center sends many such commands to the emotional and sex centers. Such commands are reversed by the emotional and sex center. तो कई बार इस तरह का ये सेंटर्स, इंटेलेक्चुअल सेंटर्स कमांड देता रहता है, पर ये इमोशनल और सेक्स सेंटर्स का पावर ज़्यादा है, इसलिए वो उसको उल्टा देते हैं। Repeated such failure keep the intellectual center परमानेंटली डोमिनेटेड बाय दिस सेंटर। तो बार बार इंटेलेक्चुअल सेंटर इस तरह मार खाता रहता है, तो फिर अपना जो अपनी इंटेंसिटी को वो फिर या अपना कमांड को फिर वो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, और हमेशा के लिए ये इमोशन सेक्स सेंटर के नीचे आ जाता है, इनके डोमिनेशन के अंदर आ जाता है। It is also fact that emotional and sex centers are very friendly and they normally join hands. The result being that the intellectual center finds itself at a definite disadvantage and so makes no attempt to dominate these centers anymore. तो ये इमोशनल और सेक्स सेंटर एक बहुत फ्रेंडली होते हैं एक साथ दूसरे के साथ में। ज़्यादातर जो डिकोडिंग होता है ये दोनों के अंदर ही होता है। तो ये क्योंकि दोनों फ्रेंडली है और दोनों की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत सारी इंटेंसिटी हो जाती है, किसी के पास इतनी नहीं होती, इतने पूरा इंटेंसिटी बन जाती है दोनों की मिला के। तो फिर यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर का तो कोई काम ही नहीं रहता है, वो परमानेंटली इनके अंदर वो सरेंडर हो जाता है, और फिर जो इमोशनल सेक्स सेंटर चाहते हैं इसी तरह हमारे अंदर कारोबार बना रहता है। तो यहाँ रुकते हैं, ये थोड़ा गहरा विषय है, फिर भी हम समझ सकते हैं, इसमें इतना ये भी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर दोबारा उसको ज़रा पढ़ लेना, या फिर नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं। अभी 10 मिनट बाकी है, किसी को कोई सवाल है तो हम सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, तो 120 इम्पल्स हमारे अपने अंदर जो आते हैं उसमें से उसी का विचार बनता है, बराबर। और तो बाकी के जो इम्पल्स है उसका क्या होता है, वो हमारे अंदर ही रहते या चले जाते हैं, या उसका क्या होता है? तो 120 जो इम्पल्स आते हैं उसमें से बहुत कम के विचार बनते हैं। जब एकदम अच्छी तरह से अगर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो मिनिमम वो 15-20 तक तो रह ही जाता है, विचार बनते हैं, उससे कम नहीं हो सकता। पर नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर जो विचार प्रक्रिया चालू रहती है वो 50-60 विचार तक की उसमें से बनती है। 120 जो आता है उसमें से 50-60 बनती है। बाकी का जो है, जैसे तावरिया जी कहते हैं ना कि भाई हमारे अंदर जो जैसे ब्लैक होल होता है अवकाश के अंदर, स्पेस के अंदर, और सारी चीज़ें जो ब्लैक होल के अंदर चली जाती है, इसी तरह हमारे अंदर भी ब्लैक होल है, जो बिंदु जो है केंद्र है वहाँ ब्लैक होल है। तो जो बाकी जो इम्पल्सिस है वो इम्पल्सिस अंदर चले जाते हैं, वो कोई उसका कोई ये नहीं होता, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। दूसरा किसी को बीजो कोई ना कोई सवाल हो तो पूछी सको છો। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रशांत जी, बोलिए। सर मेरे ख्याल ये सेंटर को कैसे बैलेंस किया जाएगा? क्या यही हमारा जो प्रोसेस है योग उसी से ही होगा, रिफाइनिंग और इसी से होगा ये बैलेंसिंग?
हाँ बैलेंस, ये अभी 2482 का जो है उससे 5221 का बैलेंस हमें करना है। ठीक है। आई आई एस एम उसका प्रोसेस आईईएसएम के अंदर जो अभी हमारा नॉर्मल आदमी का 2482 है उसको हमें बढ़ा के 5221 में ले जाना है, और इसके लिए योग करना पड़ता है। योग करने का हेतु यही है कि हमें धीरे 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 करके 5221 की ओर जाए। तो 2428 से डायरेक्ट सर ये 5221 नहीं बनता है। होता है। आप सुन लीजिए, पहला मेरी बात सुन लीजिए। 2482 का जो रेशियो है इसमें से योग प्रक्रिया से 5221 का जो बैलेंस स्टेट है वो बनता है। और पर वो जो है वो डायरेक्ट नहीं बनता है। एक आदमी का 2482 है आज, तो एक साल 2 साल योग किया तो फिर एकदम 5221 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बीच में मिडल स्टेजेस भी होते हैं, यहाँ उसका जिक्र नहीं किया है। दूसरे अलग अलग रेशियो भी हो सकते हैं। 2482 से अभी कुछ और बना, उसके बाद में और बना, ऐसे करके धीरे धीरे करके 5221 बन सकता है। ठीक है। तो इस तरह पर ये सब क्रिया तो यही करनी पड़ेगी, 3 स्टेप रिफाइनिंग, फिर आगे की जो उन्होंने फेज बताया है, प्रिज्म बताया है, फिर मेरेडियंस के अंदर प्राण को किस तरह घुमाना है, ये सब कुछ करना पड़ता है। तब धीरे धीरे करके वो बैलेंस रेशियो बनता है। अब बोलिए, आपको उसमें अभी समझ में नहीं आया तो बोलिए। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके। और किसी को? નમસ્તે સર. हाँ नमस्ते। મને છે ને પહેલાનું કોન્ટેક્ટ નથી બહુ ખબર, એટલે હું વચમાંથી જોઈન થઈ છે ને એટલે. हाँ પણ આપણું મોટિવ જે હોય, સપોઝ એ મોટિવ તમે કીધું કે અંદર શું ભાવ છે એ બહુ વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કર્મ કરતા, રાઈટ? बिल्कुल। પણ પહેલેથી સપોઝ મારા એમાં બે પ્રશ્ન છે કે ઈ ભાવ કોઈના રિએક્શન થી ભાવ બને તો પણ ઈ આપણું જ ફોલ્ટ કહેવાય? नहीं એટલે અથવા नहीं, इससे whatever. इससे कुछ लेना देना नहीं। ये आउटर कुछ है ही नहीं। ये तो हमारा एक्सक्यूज, हमेशा यही हमारा एक्सक्यूज होता है कि दूसरों ने ऐसे किया इसीलिए मैंने तो ऐसा किया है। ये सबसे बड़ी गलती है। और स्पिरिचुअल पार्ट के ऊपर ये तो चलता ही नहीं है। कभी हम ऐसा सोच ही नहीं सकते क्योंकि उसने किया इसलिए मैंने किया। ये तो एक इससे तो ये स्पिरिचुअल इसके अंदर नहीं होता है। स्पिरिचुअल के अंदर नहीं जो नहीं प्रोसेस बराबर. होती है उसके अंदर जिस मोमेंट के ऊपर डिकोड होता है उस मोमेंट के ऊपर आपका क्या थॉट बन रहा है, चाहे वो दूसरे ने कुछ किया है या आप बाहर कुछ हुआ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये अंदर जो बना ओके. बस वो रिकॉर्ड हो गया और वो आपकी इंटेंसिटी बन गई, प्लस या माइनस। બરાબર. ઓકે, બરાબર છે. અને હવે આ નોલેજ અથવા આ તમારું સાંભળીને હવે ભવિષ્યમાં મૂવિંગ ફોરવર્ડમાં તો દર વખતે આપણું ભાવ પર આપણે સતત એની પર લાઈક અવેરનેસ લાવવાનું દર વખત, આઈ મીન એવરી સેકન્ડમાં કે આપણું ભાવ શું છે એમ. हाँ, खाली भाव की बात नहीं है। ये बैलेंस जो है चारों सेंटर की ये है। तो जो डिकोडिंग नॉर्मल रूप में क्या है कि नेगेटिवली डिकोडिंग होता है, उसका तो परिणाम बुरा ही होता है। अब अगर दूसरे सेंटर्स के अंदर भी डिकोडिंग होता है तो जितनी अवेयरनेस तो आपकी बढ़ेगी तब आपको पता है। अभी ये सब जो ये मैकेनिज्म जो है ना वो हमारी अवेयरनेस के दायरे के बाहर का है। ये डिकोडिंग क्या अंदर बन गया, वो जब बनता है और विचार बनता है तब हमें पता चलता है, समझे ना। तो ये एक प्रोसेस अंदर इतनी फास्ट बन जाती है, पर जो इम्पल्स बाहर से अंदर आया उसका जो डिकोडिंग जिस तरह हुआ है, तो इसीलिए हम हमारे अंदर कहते हैं ना कि भाई सत्वगुण हमें ज्यादा बढ़ाना है। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर अगर इसका डिकोडिंग हाई प्लस इंटेंसिटी के अंदर बनता रहता है तो ये एक प्रकार का हमारा एक कमानी है हमारे अंदर, एक प्रकार का एक हम अर्न करते हैं, इस तरह का हो गया। तो इंटेंसिटी इस तरह हमारी अच्छी बनती है। तो डिकोडिंग की प्रोसेस जो है वहाँ खाली हमारे स्टेज के ऊपर तो हम इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि भाई कम से कम हम नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बनती रहती है उसको न बनने दे। और इसके लिए थोड़ा हमारे ध्यान देना चाहिए कि जो मोमेंट के ऊपर ऐसा लगता है कि अभी नेगेटिविटी आ रही है, उसी मोमेंट के ऊपर हमें जरा रुक जाना है, जरा संभल जाना है। इतनी अवेयरनेस पहले हमें लानी पड़ेगी और इतना काम करना पड़ेगा। बाद में तो जैसे जैसे सेंटर अपने आप में सुधरते जाएंगे तो फिर वो इम्पल्स भी अच्छे ही रिसीव करेंगे, तो फिर इतना ये होने की प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाके।
थैंक यू सर। ओके, और किसी को? हेलो सर, हाँ बोलो। ये जो भाई 2:1 का रेशियो है सर, ये भाई 2:1 का जो रेशियो है सर, वो नेगेटिव भी हो सकता है क्या? यही तो तकलीफ है कि अगर वो नेगेटिव बन जाता है तो हमारे शास्त्रों के अंदर दो नहीं है बताए, एक अच्छा और बुरा। एक जो है वो संत या देवता बताया है और दूसरा राक्षस बताया है। तो राक्षस क्या है? राक्षस के अंदर भी इतनी सारी एनर्जी है ना, कितनी सारी एनर्जी होती है। तो वो राक्षस के रूप में ये सिंबॉलिक बता दिया हमारे शास्त्रों के अंदर। वो क्या था? वो -5 to 1 जो थे बन गए, वो राक्षस बन गए, ऐसे व्यक्ति बन गए। और जिसने सत्व गुण से प्लस के अंदर ये सब जमा किया वो देवता हो गए। ऐसे कोई देवता या राक्षस ऐसे कोई कोई ह्यूमिनिटी नहीं है। पर ये जो ये क्वालिटी का एक सिंबॉलिक रूप यहाँ दिया गया है। और तावरिया जी ने जो अपना हिटलर था उसको भी ये बताया है कि भाई हिटलर हिटलर था वो -5 to 1 वाला था। तो हिस्ट्री के अंदर कभी कभार ऐसे लोग भी बन जाते हैं। हिटलर जो था, क्योंकि हिटलर के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी थी, उसके अंदर खूबियां भी बहुत थी, वो बहुत पावरफुल आदमी था जिसने पूरी दुनिया के सामने लड़ने का एक ये लिया था और सबको बहुत मुश्किल में डाल दिया था। वो कोई सामान्य आदमी नहीं था वो नेगेटिव, पर वो एकदम पावरफुल था। और आप दूसरे ढंग से सोचिए कि उसके अंदर कितनी नेगेटिव स्ट्रेंथ होगी कि अगर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मारना है तो कितनी नेगेटिविटी इकट्ठी करनी पड़ेगी तो वो जाके दूसरी व्यक्ति का खून कर सकता है। अब ये व्यक्ति देखो, उसने 1 लाख व्यक्तियों को, यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया। अब 1 लाख व्यक्तियों को मारने के लिए अंदर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव तो नेगेटिव, तो इतनी स्ट्रेंथ होगी इसके अंदर। हाँ? पर कम नसीबी ये थी कि उसके अंदर ये नेगेटिव रूप में थी, तो उसने उस तरह का इसका उपयोग किया और बहुत डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन उसने कर लिया था। तो ये तावरिया जी ने सब लिखा हुआ है। तो इससे हम यही एक समझ सकते हैं कि भाई देखो, हमारे अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी को इकट्ठा करने नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि फिर प्रकृति इसका भी उपयोग कर लेगी। अब ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ, या अभी मानो कि ये सब कोरोना चल रहा है, हम यही सोचते हैं कि ये इसकी फॉल्ट है, इसकी वजह से ऐसा हुआ ऐसा हुआ। पर तावरिया जी ने स्पष्ट लिखा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का था तो उसमें प्रकृति का कुछ हेतु था। प्रकृति क्या करती है, हमेशा बैलेंस का काम करती है। तो उसके अंदर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन साथ साथ चलते हैं। डिस्ट्रक्शन को हम बुरा मानते हैं, पर प्रकृति का तो एक रोल ही है डिस्ट्रक्शन। तो जब उसको प्रकृति को कुछ डिस्ट्रक्शन करना होता है तो ऐसे बुरे व्यक्ति को वो निमित्त बना देती है। तो ये बहुत तावरिया जी ने स्पष्ट लिखा है कि भाई हमारे अंदर इस तरह की नेगेटिविटी इतनी न बन जाए कि प्रकृति हमारा उपयोग कर ले। तो भुगतना तो आखिर अभी ये हिटलर को ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ये प्योर मोटिव स्टेट था वो एकदम गलत था और उसका तो कर्म भी गलत था। दोनों चीज गलत हो गई तो उसको अभी भुगतना पड़ा। पर प्रकृति ने उसका उपयोग कर लिया। कहने की बात यह है कि प्रकृति हमारा, अगर हमारे अंदर अच्छी चीज पड़ी है तो प्रकृति उसका उपयोग करेगी। जैसे एक संत है तो संत के अंदर जो अच्छी चीज पड़ी है तो वो इसका उपयोग करके और कंस्ट्रक्टिव काम करती है। एक व्यक्ति के अंदर डिस्ट्रक्टिव चीजें पड़ी हुई होती है तो प्रकृति ये डिस्ट्रक्टिव चीजों का भी उपयोग करके उसको जो डिस्ट्रक्शन करना है उसमें वो उसका उपयोग कर लेगी। तो हमारे अंदर अभी क्या इकट्ठा करना है ये हमें तय करना है। अगर हमारे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ज्यादा बन जाएंगे तो प्रकृति उसका उपयोग कर लेगी और भुगतना तो हमें ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्योर मोटिव स्टेट वही होगा। तो प्रकृति तो छटक जाएगी, प्रकृति कोई जिम्मेदारी माथे लेती नहीं है। वो जो होगा वो उसके जिम्मेदार तो हम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत समझनी, ये बहुत गहरी, एकदम गहरी बात है। ये आप कहीं ये आपको समझने नहीं मिलेगी। ये तावरिया जी ने ये चीज लिखी है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपके अंदर कभी भी बुराई इतनी न बढ़ जाए ताकि प्रकृति उसका कुछ गलत उपयोग कर ले और हम फंस जाए। हाँ, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। बीजो कोई ने प्रश्न?
ठीक है, तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं, 6 बज चुके हैं। नेक्स्ट वीक में फिर से आगे ये इंटेंसिटी चार्ट को समझेंगे। अब ज़रा फिर से ज़रा स्टडी करके आना। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू।